गुड इवनिंग एवरीवन। तब कैसे हो तुम लोग? शुरू करें पढ़ाई? ऐप पे चल रहा है बेटा, सब पे चलेगा, ऐप पे चलेगा और फिर आपका लैपटॉप पे चलेगा। लेकिन अगर दोनों में खोल के बैठ जाओगे तो एक से लॉग आउट हो जाओगे, ये ध्यान रखना। लाइव आ जाओ जल्दी, इतना हड़बड़ी किस बात का? एक पूछ रहा है इज देयर एनीवन? चलिए, हम लोगों ने मैथ्स और जीएस वगैरह सब लॉन्च कर दिया है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है? पोर्टल में सब कुछ लॉन्च कर चुके हैं, वो आप लोग देख लेना। और वर्ब के फॉर्म्स याद करने शुरू कर दिए ना तुम लोगों ने? क्रिस्टियानो का देखो जरा क्या है इसका मैसेज। ये सब बैच बेटा एसएससी के लिए, सारे बैचेस एसएससी के लिए, ठीक है? क्योंकि एसएससी को ही टारगेट करके हम लोग चलते हैं, हालांकि सीडीएस कवर हो जाता है, बाकी सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। आपको वर्ब के फॉर्म्स कहा था मैंने, याद करो और उसके बाद टेस्ट दो अपना और फिर आंसर मुझे बताओ। आप लोगों ने याद किया, टेस्ट दिया? हाँ, और कितने आए बताया कुछ? बेटा क्लास थर्ड में नहीं, क्लास सेकेंड भी मैंने 75 पेज पीपीटी दे दिया है। क्लास सेकेंड में ही मैंने पीडीएफ 75 पेजेस दे चुकी थी। अब क्लास 75 पेजेस तक खत्म होगा तब ना मैं आगे का लोड करूंगी, है ना? तो आज के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपका आगे का लोड हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए टेंशन मत लो, ठीक है? आज आपका वोकैब 2 भी लोड हो जाएगा। 129 आउट ऑफ 135, वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक का है, अभिषेक गुर्जर का 129 आउट ऑफ 135, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोर है। हमेशा आप आता रहता है लाइव में भी क्या? ओके, 3 गलत थे, बहुत अच्छा। अंकुर 121, ठीक है अंकुर, लेकिन थोड़ा सा और ठीक करो। नवनीत थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा, आपका 100 है। रेगुलर वर्ब्स तो यार कोई भी कर ले रहा होगा है ना? इर्रेगुलर भी तो देखना है ना, ठीक है? आप अच्छे से याद करो, बहुत अच्छे से, उसके बाद टेस्ट दो। क्योंकि आपका ये वर्ब के जो फॉर्म्स है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये वर्ब के फॉर्म्स पे ही आप इंग्लिश बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, वो पूरा इसी पर निर्भर करता है। और आपको मैं तो इतना ग्रामर पढ़ा दे रही हूँ कि आप अगर इंग्लिश का स्पोकन क्लास लोगे तो कहोगे यार इसमें तो मैडम ग्रामर कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि स्पोकन में मैं ज्यादा स्पोकन पे कंसंट्रेटेड रहूंगी। इसलिए मैंने कहा आप इतना ग्रामर पढ़ रहे हो, इसके बाद तो इंग्लिश बोलना चाहिए। 125 आउट ऑफ 35, शुभम, शिवेंद्र 125, अमन 132, सतिंदर 104, ठीक है? चलेगा, कम से कम 120 के ऊपर भी जाओगे ना तो ठीक है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको तो काफी कंफ्यूजिंग दिया है। थर्ड और फोर्थ क्लास में क्या दूं सागर आपको, जब सेकंड क्लास में मैंने 75 पेज दे चुकी हूं, मैं वही तो भी पढ़ा रही हूं। अभी ये खत्म तो हो, रोज रोज पीडीएफ थोड़ी दूंगी 4-4 पेज, एक बार दूंगी, जब वो खत्म होगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पीडीएफ जाएगा, ठीक है? और थोड़े दिनों बाद देखना आपका सेकंड क्लास का पीडीएफ गायब हो जाएगा, ये 75 पेज का, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो दूंगी वो 150 पेजेस तक का दूंगी और ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका वो खत्म, वो हटके फिर 1 से लेकर 150 पेज तक आ जाएगा। तो आप लोग हर क्लास में उम्मीद मत करो, जब आगे बढ़ेंगे तब। अब सुनो, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, अब इस पे आते हैं। सुनील 124, ठीक है? अब आते हैं, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से एक चीज, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये वर्ब है, तो वर्ब का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। यानी ये अगर वर्ब है तो वर्ब का असर जिस पर पड़ता है, जिस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट है। यानी ये अगर वर्ब है तो जिस पर पड़ा इसका असर वो ऑब्जेक्ट है।
तो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है वो ध्यान से सुनना। रजत नहीं भाई, कल कैसे गायब हो जाएगा, कल कैसे गायब हो जाएगा। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होता है बेटा, थैंकफुल का मतलब होता है जब आप को थैंक कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं तब। आप सुनो ध्यान से, जरा देखो। सिंग अ सॉन्ग क्या है मतलब, ध्यान से सुनना। एक गाना गाओ। ही लिव्ड अ पीसफुल लाइफ, उसने एक शांति भरी जिंदगी वो जिया, वो शांति भरी जिंदगी उसने जी। शी ड्रीम्ड अ हॉरिबल ड्रीम, उसे एक बुरा सपना आया। अब एक चीज मार्क कर रहे हो आप, मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट को मार्क किया है। सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों एक ही वर्ड से बना हुआ है? देखो तो फिर नीचे सेकंड में आओ, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, सिर्फ बोर्ड पर नजर और मेरी आवाज पर ध्यान। लिव लाइफ, लिव्ड लाइफ, लग रहा है एक ही वर्ड से बना हुआ है। ड्रेम्ड, ड्रीम का सेकेंड फॉर्म ड्रेम्ड बोलते हैं, हाँ, ड्रीम्ड मत बोल देना। ड्रेम्ड ड्रीम, ड्रेम्ड ड्रीम, लग रहा है दोनों एक ही वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट उसी रूट से, उसी शब्द से बना हो जिससे वर्ब बना हो, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड से निकला हो, एक ही शब्द से दोनों उत्पन्न हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब देखो लिखा है, एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब इनट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, जो ऐसा कर्म ले, लेकिन उसने ले लिया, ठीक है ना, यानी कि उसने ले लिया, ऐसा ऑब्जेक्ट ले जिससे वो मिलता जुलता हो, यानी कि अ वर्ब दैट इज रेगुलरली, सामान्यता वो इनट्रांसिटिव हो, लेकिन उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जो ऑब्जेक्ट उसी वर्ब से मिलता जुलता हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। देखो ठीक है, क्या है इन लोग का प्रॉब्लम? देखो तो विभा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं बेटा मैं, कॉग्नेट की बात खाली नहीं कह रही हूं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और इसका मतलब ही वही होता है कि हैविंग द सेम लिंग्विस्टिक डेरिवेशन, यानी कि सेम वर्ड से निकला हुआ। लिंगुआ, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज से निकला हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ सी, कॉग्नेट का मतलब होता है उसी वर्ब से निकला हुआ, उसी वर्ब से निकला हुआ जिससे ये ऑब्जेक्ट निकला हो। अब खुद देखो ना भाई, ड्रीम, ड्रीम्ड, सिंग सॉन्ग, नहीं लग रहा है ये ऑब्जेक्ट उसी रूट से, एक ही रूट है जिससे सिंग भी निकला हुआ होगा और जिससे सॉन्ग भी निकला होगा, तो ये सॉन्ग क्या कहलाएगा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। सॉन्ग क्या कहलाया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। जनरली हम ऐसे वर्ब्स को, ऐसे नाउन्स को ऑब्जेक्ट के रूप में पाते हैं तो हम उनको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसको बहुत समझने की कोशिश इसलिए करो क्योंकि यहाँ पे रूट का काम आएगा। आप पूछोगे मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो जब नहीं आएगा एग्जाम में? तो बेटा ये आपको बताता है कि रूट क्या है। रूट का मतलब वो कौन सा जड़ है जहां से सिंग भी निकला है, सॉन्ग भी निकला है, यानी कि हमें रूट पर ध्यान रखना पड़ेगा। वोकैबुलरी, मोस्ट ऑफ द वोकैब हम आपको रूट से ही कराएंगे। ठीक है, क्लियर? सो व्हाट इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, वर्ब का एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने वर्ब से मिलता जुलता हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लगे जैसे उस वर्ब से ही निकला हुआ है जो वर्ब उस वाक्य में हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत परिवर्तित करने पर उसी वर्ब से बना लिया गया हो, यह है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब आते हैं कि ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले पढ़ाया था मैंने, तो हमने सब कुछ कर दिया, फाइनाइट कर दिया, नॉन फाइनाइट कर दिया, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझ में आ गया, उसके बाद हमें लिंकिंग वर्ब भी थोड़ा समझ में आ गया, स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब है क्या ये भी समझ में आ गया। ओके, इर्रेगुलर वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स या तो सेम है, या तो दो फॉर्म सेम है, या तो फिर बिल्कुल अलग अलग है। रेगुलर वर्ब क्या है, जिसमें ईडी लगाकर बनाया हुआ है ना। तो हमें सब तरह के वर्ब समझ में आ गए कि वर्ब को हमने डिवाइड किया था कितने फॉर्म्स में, कितने तरीके से। सबसे पहला तरीके था ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, और वहीं पर मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब को दो में डिवाइड किया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और किस में डिवाइड किया था, मॉडल्स में। जरा याद करो तो, हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आने से पहले हमें सब याद आ गया कि हमने अपने वर्ब्स को कितने में डिवाइड किया था। देखो, वो नहीं होता है छोटा ऐसे, चलिए। जो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी खत्म हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब भी खत्म हो गया, इनट्रांसिटिव वर्ब भी खत्म हो गया, है ना। हाँ, ड्रीम वहां नाउन भी बेटा, ड्रीम वर्ब भी है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो लिंक करता है, जोड़ता है यार, एम वगैरह था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि लिंकिंग वर्ब बाद में पढ़ाएंगे। फिर मैंने आपको क्या किया था, देखो, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में कुछ बताया था, डेफिनेशन बताते गई थी। फिर मैंने उसमें बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स, याद है ना। और मैंने कहा था भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको ज्यादा डेफिनेशन नहीं बता के, मैंने सिर्फ ये कहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखो क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। और फिर मैं डू बी और हैव को करने के बाद मैं यहां से सीधा खत्म करके कहीं और चली गई थी। देखो, मैंने खाली डू बी हैव लिखा था और उसके बाद कुछ नहीं कराया था, सीधा मैं कहीं और चली गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था डू बी हैव करने के पहले हम हर तरह का वर्ब का एहसास तो करा दे आप लोग को। और हमने सारा वर्ब जब देख लिया, हर तरह का वर्ब, तब हम लोग पहुंचते हैं अब कहां पे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वापस, ताकि हम डिटेल में देख सकें बी, डू और हैव को। चलिए बी में आ जाओ, 1 मिनट टाइम दे रही हूं आपको रीड करने का। लिंकिंग वर्ब बेटा लिंक करता है, क्या लिंक करेगा, आई एम अ टीचर, आई को नाउन से लिंक किया। आई एम फाइन, आई को एडजेक्टिव से लिंक किया। यही तो जोड़ता है सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से, ठीक है। नो इश्यू अमित, मैंने कहा आप लोग टेस्ट खुद दो और मुझे खाली मार्क्स बता दो। क्योंकि मैं क्या कह रही हूं आपको, मैं कह रही हूं मुझे वर्ब चाहिए कंप्लीट। बिना वर्ब याद किए आप वर्ब चैप्टर कंप्लीट कैसे कर लोगे। इसके बाद जब टेंस होगा तो वर्ब के फॉर्म्स ही तो काम में आएंगे।
देखो जरा इसमें आप ध्यान से देखो, देख लिया आप लोगों ने। फर्स्ट आओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आर और एम। आई के साथ एम आता है, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर आता है। यानी आपको बेटा, आप लोग को 2 मिनट भी चैन नहीं है। जब मैं कहती हूं थोड़ा रीड करो तो कहां गए, मैं यहीं पर हूं यार। आप लोग को टाइम दे रही हूं शुरू में थोड़ा रीड करने का, ताकि आप रीड करके अपने समझने की कोशिश तो करोगे ना। और इज, ही, शी, इट, लड़का लड़की और नॉन लिविंग के साथ, जानवर के साथ, बेबी के साथ, किसी का नेम हो या सिंगुलर हो, उसके साथ इज आता है। वॉस आई के साथ आएगा और वॉस इन सभी के साथ आएगा। मतलब पास्ट टेंस में भी सिंगुलर प्लूरल है, अकेला एकमात्र ये है, ठीक है ना। एकमात्र यही है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वापस आओ। एम सिर्फ आई के लिए, ये सारे बहुवचन है। देखो वी, दे, यू। यू तो देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। आप अकेले को मैं यू कहूंगी, आप सबको भी यू कहूंगी, लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। आई थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या, देखो आई यहां पर तो एम लिया है, यहां पर एस वाला फॉर्म ले लिया, देखो वॉस ले लिया, और इज सभी सिंगुलर के साथ आया। वर किसके साथ आएगा, वर विथ ऑल सब्जेक्ट आता है फॉर इमेजिनरी पोजिशन। हालांकि देखा जाए तो यहां पे एक चीज मिसिंग है, वो जो मैं अभी लिख दे रही हूं, कर दे रही हूं, कि ये जो वर है ना, ये सारे प्लूरल के साथ भी आता है। इसीलिए प्लूरल अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो आएगा नेक्स्ट उसमें करेक्टेड आ जाएगा। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर आता है। क्लियर? देखो जरा ध्यान से। अब देखो बीन तो वो थर्ड फॉर्म है और बीइंग आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब है कि किसके साथ कौन आता है, पहले वो ध्यान से देखो। क्लियर? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर आता है। बाकी सबके साथ अगर आप देखोगे तो वॉस आएगा। मतलब भाई सिंगुलर के साथ वॉस आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा और आई के साथ वॉस आएगा। वर अभी उधर वाला छोड़ के चल रही हूं मैं। प्लूरल के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। बस इतना आपको देखना है और कुछ नहीं। क्लियर? लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है बेटा? स्टेटिव वर्ब का मैंने बताया था आपको। हेल्पिंग वर्ब तो मॉडल्स भी हैं, लेकिन मॉडल लिंक नहीं कर रहा है ऐसे। रुको, अब इन सब को देखने के बाद आप एक चीज ध्यान से फिर से देखो, एक चीज ध्यान से देखो। मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लिखा है जिसके बारे में मैंने आपको समझाया नहीं है अभी। इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले आओ, आई, तो आई के साथ मैंने पास्ट टेंस में क्या लगाया है? वॉस, ठीक है। आई अगेन वॉस, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट सेंटेंस में मैं कह रही हूं बहुत ध्यान से देखो। वॉस के अलावा यहां पे कोई वर्ब नहीं दिख रहा। देखो कोई वर्ब दिख रहा और नहीं। कहोगे ये डॉक्टर तो किसी पद का नाम है, ये आर्टिकल है और ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा तो कोई वर्ब ही नहीं है। तो इकलौता एकमात्र जो वर्ब होता है, एकमात्र जो वर्ब होता है वो कौन सा वर्ब होता है? वो मेन वर्ब होता है। अमित क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? आप लोगों को क्या डाउट होता है कि मैं लाइव नहीं पढ़ा रही हूं? ये डाउट है क्या? बोल रहा है मेरा नाम बोल दो।
बच्चों को डाउट होता है। उसी तरह से मकर संक्रांति के दिन जब बैच शुरू हुई थी जो, उसमें बच्चा कहता है कि आज कौन सा दिन है, पहले ये बताओ फिर मैं आगे पढ़ूंगा। तो इन लोगों को डाउट होता है कि लाइव नहीं है। बेटा मैं बिल्कुल लाइव हूं, और ये ध्यान रखना मैं आपको जो क्लासेस में पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आज तक का अपडेट पढ़ा रही हूँ, आज तक का। इसीलिए हम लोग आपको जैसे मना भी करते हैं, रिकॉर्डिंग मत देखो, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता। आप एक फीलिंग तो आती है ना कि हाँ लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग ठीक है आप लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो, तो ऑनलाइन तो कम से कम साथ पढ़ोगे ना। इसीलिए आई एम अ स्टूडेंट, यस बेटा आई एम तो मेन वर्ब है, यस। अगर आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट तो लो आई एम अ डॉक्टर, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अब आओ यहां पे, ये सब्जेक्ट है, ये ट्रीट कर रहा हूं मैं पेशेंट्स को, मैं डॉक्टर हूं, मैं मरीजों का इलाज कर रहा हूं, तो ये मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा है। तो भाई अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या है, तो मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब आता है तो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। सूरज सही कह रहा है, ठीक है। पेशेंट्स, एक सेकेंड बेटा, अब एक चीज मैं बता रही हूं आपको बच्चों, बात क्या है ना, आप लोग शायद अभी शुरुआत किए हो ना, आप लोग मुझे ज्यादा अच्छे से जानते भी नहीं हो, है ना, इसीलिए आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा। आपको मैं बता दूं 2005 से मैं बाजार में हूं, और बस एक ही चीज में आपको एक टीचिंग दे दूं आज मैं। बहुत दिनों से आप लोग को कोई लेक्चर नहीं दिया है, टीचिंग नहीं दिया है। ईमानदारी से अगर बिजनेस चलाओगे या कोई भी चीज चलाओगे, ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ोगे। 2005 से सिर्फ एक ही चीज है जिसके बल पे मैं टिकी हूं, वो मेरा जुबान है। जिस दिन रिकॉर्डेड डालूंगी उस दिन रिकॉर्डेड बोलूंगी। मैं तो आपको एक चीज और समझाती हूं, रिकॉर्डेड मत पढ़ो। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो दुनिया भर का आपको बाजार में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कहना है ठीक है यार, जितने लोग पढ़ना चाहते पढ़ लें, लेकिन रिकॉर्डेड में एक तो सबसे पहले दो चीजें हैं। रिकॉर्डेड में आपको वो फीलिंग नहीं आएगा कि हाँ मैडम से मैं कनेक्टेड हूं, कि मैं उनका स्टूडेंट हूं। और रिकॉर्डेड क्या है, रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब वगैरह में मिलता है, वहां पे वो कनेक्शन और आपको जो मैं नॉलेज दे रही हूं ना, याद रखना उसके लिए आपने मुझे पे किया है, आपने मुझे गुरु दक्षिणा दे रखी है। तो गुरु दक्षिणा मिलने के बाद है ना, एक टीचर का फीलिंग आता है कि हाँ ये मेरा छात्र है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो वो चीजें, वो फीलिंग रिकॉर्डेड में नहीं आती। दूसरी बात है ईमानदारी, एक कहावत है हिंदी में, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है ना। तो वैसे ही अगर मैं बेईमानी करूंगी तो मेरा एक बैच बन जाएगा। उसके बाद जिस दिन रिकॉर्डेड डालती हूं मैं कह देती हूं यार देखो, एक चीज और है, आप देखोगे ना यूट्यूब में भी जो रिकॉर्डेड रहता है वो प्रीमियर लिखता हुआ आता है, और जो लाइव रहता है वो लाइव लिखा हुआ आता है। इसीलिए ईमानदारी से कोई भी काम करोगे ना, सफलता जरूर मिलेगी। बस ईमानदार रहो, अपने गुरु के प्रति भी और अपने प्रति भी, है ना। बस यही दो चीजें, एक ही चीज है, ईमानदार रहो, सब कुछ मिल जाएगा बेटा। ध्यान से आप लोग खाली पहले पढ़ो, अभी पीडीएफ आपको वहीं पर आपके स्टडी मटेरियल में आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं रिकॉर्डेड डालूंगी तो मैं आपको बता के डालूंगी कि रिकॉर्डेड है, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से, मैंने कहा आई वॉज ट्रीटिंग, भाई ट्रीट V1 ING है, तो वॉज क्या है भाई, इस मेन वर्ब को हेल्प करने वाला वर्ब जो उसके पहले आता है वो हेल्पिंग वर्ब है। हो गया, हम समझ गए, एक जगह मेन वर्ब है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करे वो क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाओ, बिल्कुल इसलिए मैंने कहा रजत, नवनीत, आप लोग, प्रशांत, एकदम अच्छे से जुड़े रहो। मैं सबका नाम नहीं ले पाती हूं, सिर्फ एक ही चीज इसीलिए क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत कमेंट्स आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी तरह का कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करो। मैं रात बेरात जब भी लेट, जब भी टाइम मिलता है, या अगर रात में कभी जल्दी सो गई मैं, नितिन थैंक यू सो मच तो मैं आपको सुबह जरूर फिर आपका जवाब दे देती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहो। 15 साल से बेटा मार्केट में अगर टिकी हूं तो कुछ तो ईमानदारी बढ़ता है ना मैंने, तभी तो टिकी हूं। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया, अब आगे समझना ध्यान से।
आई विश का मतलब काश, आई विश का मतलब होता है काश, आई विश का मतलब है काश। काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब भाई मैं हूं नहीं, अगर मैं हूं तो आई एम द प्राइम मिनिस्टर, था तो आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अरे ना था ना हूं, काश मैं होता। अब वो कैसे बोलूं? आई वॉज का मतलब तो मैं थी, आई एम का मतलब तो मैं हूं, तो मैं कैसे बोलूं कि कैसे बोलूं? इसीलिए क्या किया, ग्रामेरियंस ने कहा कि देखो, अगर आप प्रेजेंट में अपने आप को कोई पोजीशन में बताना चाहते हो, कोई ऐसा पोजीशन जो इमेजिनरी हो, तो इमेजिनरी पोजीशन के लिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगा दो। उन्होंने ये कहा, क्या किया? सभी के साथ। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं सुनो, अगर हम वर देखें तो वर तो इन सब के साथ आता है, यानी वर तो देखा जाए तो इन सभी के साथ वर आता है। तो भाई क्वेश्चन इनसे थोड़ी पूछेगा, क्वेश्चन आपको इनसे पूछेगा और क्वेश्चन आपको इनसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ तो वॉज आता है, इसलिए कहेगा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब हुआ कि जो विश कर रहा है वो कह रहा है काश मैं प्रधानमंत्री होता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन बी। देखो, ठीक है, फिर से आओ, काश वो मेरे शूज में होता। अब शूज में होता का मतलब क्या होता है? क्या होता है शूज में होता? मतलब एक कहावत है, द वेयरर नोस, वियरर नहीं कहते हैं, वेयरर कहते हैं, ठीक है ना। द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस, मतलब जो पहनता है ना जूता, उसी को पता होता है कि जूता कहाँ काट रहा है। वो कोई व्यक्ति जो कह रहा है यार मैडम तो बड़े मजे में रहती है, बहुत अच्छा खाती होगी, बहुत बड़े घर में रहती होगी, बहुत ही ऐशो आराम से रहती होगी, मैं कहूंगी काश वो मेरी जगह होता। तो मैं कहूंगी आई विश ही वर इन माई प्लेस, ही वर इन माई शूज। तब उसे समझ में आता कि कितनी समस्याएं हैं। इसका मतलब कब की बात कर रही हूं? प्रेजेंट की बात कर रही हूं। क्वेश्चन किससे दिया आपको? आई से, ही से। क्यों भाई? इसके साथ दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि इमेजिनरी है कि असलियत है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये शब्द भी तो कुछ बता रहा है, आई विश, वुड दैट। वुड दैट का मतलब क्या है? वुड दैट का मतलब ही काश है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट इमेजिनेशन में फॉर ऑल इमेजिनरी पोजिशन वर का प्रयोग कहां होता है? सारे इमेजिनरी पोजीशन में। सारा इमेजिनरी पोजीशन का मतलब होता है फॉर इमेजिनरी पोजीशन ऑफ प्रेजेंट। कब का? भूतकाल की बात नहीं कर रही हूं मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं। अब आप कहोगे वर तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो पास्ट डिनोट कर रहा है। नहीं डिनोट कर रहा है। मैं अभी कह रही हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। अब मैं पास्ट में थोड़ी जा रही हूं या फ्यूचर का थोड़ी सोच रही हूं, मैं अभी की बात कर रही हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। इसका मतलब प्रेजेंट में होती। बीइंग बेटा अभी कुछ नहीं, अभी रुक जाओ, वो बाद में देखेंगे। आकांक्षा का देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, रिफ्रेश करो बेटा आप। काश मैं प्रधानमंत्री होती, इसका मतलब है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई विश आई वर इन योर पोजिशन। काश मैं घर पर होती आज, आई विश आई वर एट होम टुडे। काश मैं आज दिल्ली में नहीं होता, आज इतना कोरोना फैला हुआ है, काश मैं दिल्ली में होता ही नहीं। जैसे अमेरिका के निवासी आज सोचते हैं काश हम लोग अमेरिका में नहीं होते, तो कहेगा क्या? आई विश आई वर नॉट एन अमेरिकन, है ना। क्लियर? एग्जाम्पल 4, मैंने यही कहा बेटा कि काश वो व्यक्ति मेरी जगह होता। शूज का मतलब हो गया कि मेरे जूते में होता, मतलब मेरी जगह होता।
ठीक है। नेपोटिज्म का मतलब बेटा होता है भाई भतीजावाद, यानी जैसे अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपने भाई को रख लूं, अपने भतीजे को रख लूं, अपनी बहन को रख लूं, अपने किसी को मतलब अपने रिलेटिव्स को भर लूं, तो कहोगे यहां पे तो नेपोटिज्म है। तो बेटा बात क्या है ना, बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है उस पर बहुत सारी बातें उठ रही है। वुड दैट बेटा, वुड दैट जो है ना, ये वुड दैट का मतलब भी सेम है आई विश, मतलब सेम है काश। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका मीनिंग कुछ निकलता है एक साथ। ठीक है, क्या कहा मैंने? वर का इस्तेमाल कब हुआ है? फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोजिशन। तो फिर पास्ट के लिए क्या करें? आपने तो वर का V2 में पढ़ाया और कह दिया प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। ये पहली बार आपने पढ़ा होगा, आप सुनो ध्यान से। V2 कई बार एक खाली वर ही नहीं बल्कि कई V2 ऐसे हैं जो प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन में आते हैं। अब अगर आप कहोगे आई विश आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, इफ गांधी जी वॉज अलाइव टूडे, भाई गांधी जी वर अलाइव टुडे। आप कहोगे मैम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आई विश दे वर अलाइव टुडे, तो दे के साथ तो ऐसे भी वर आता है, तो कैसे पता चला इमेजिनेशन है? आई विश से पता चला, फिर दे से कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि दे के साथ तो ऐसे भी वर आता है, वर तो सारे प्लूरल के साथ आते हैं, ऐसे भी आता है, फिर कुछ नहीं पता चला। आई वॉज ए डॉक्टर का मतलब मैं डॉक्टर थी और रियलिटी में थी। आई वर ए डॉक्टर का मतलब होता कि काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है, देखो नितिन एक चीज है, दो बातें हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बहुत गलत बात है, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि किसी का अगर कोई नेपोटिज्म है उसके लिए मैं सुसाइड कर लूं, ये तो और गलत बात है। ठीक है ना, बात क्या है कि ठीक है इतने नेपोटिज्म होने के बाद भी उसको इतनी अच्छी मूवीज मिली और इतना अच्छा उसने काम किया और इतना नाम कमा लिया, और उसके बाद रोके नहीं नेपोटिज्म है। भाई छिछोरे कब आया? 2019 में आया ना, अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। कौन सा वो 5 साल बैठ के वो घर बैठा था? मैं तब मानूंगी ना कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई था जब 2025 तक छिछोरे आने के बाद हम लोग देखते यार 2020 में भी नहीं आया, 2021 में भी नहीं आया। 2020 तो पूरा ऐसे बर्बाद हो रहा है सबका, है ना। 2021 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, तो मान लेते हैं हाँ सच सुसाइड किया। क्योंकि अब कंगना है ना, कंगना क्या कर रही है? वो सुसाइड कर ली। उसने क्या बोला है कि करण जौहर ने कहा है कि कंगना इज नॉट गेटिंग माई मूवीज एंड दैट्स वाई शी इज फ्रस्ट्रेटेड। उसने क्या बोला, आज मैंने फेसबुक में शेयर किया, जरा देखो तो उसका घमंड। वो कहती है सी माई स्टैंडर्ड, सी माई एक्टिंग एंड सी हिज मूवीज। क्या उसका मूवी मुझे डिजर्व करता है? बेटा मैंने क्या कहा आपको, कुछ भी हो जिंदगी अपना रास्ता निकाल लेती है एंड सुसाइड इज नो सोल्यूशन। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए मेरे मन में बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं है कि हाय बेचारा उसके साथ क्या हुआ। उसने जो अपने पेरेंट्स का साथ किया वो बहुत गलत किया। इसीलिए रणदीप हुड्डा देखो यार, सरबजीत में क्या एक्टिंग किया था उसने, अपने आप को बिल्कुल स्केलेटन बना लिया था, उसको मूवी नहीं मिल रहा है। क्या वो शिकार नहीं नेपोटिज्म का? आप लोग बहुत हंसते हो ना विवेक ओबराय पे, बहुत हंसते हो ना। कहा सलमान खान ने उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज विवेक ओबराय अगर सुसाइड कर लिया होता तो थोड़े दिन तक सलमान खान को गाली देते, फिर उनका वाहियात मूवी तो देखते ही देखते, है ना। तो बंदा नहीं सुसाइड किया तो उस पर हंसा जा रहा है, जबकि देखा तो सही में विवेक ओबराय का करियर तो बिल्कुल सलमान खान ने खराब किया है, खत्म किया है। उस समय बात क्यों नहीं उठाया उस बात का? तो इसीलिए सुसाइड इज नो सोल्यूशन। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग क्वेश्चन करते हैं नेपोटिज्म पे, चलिए खत्म करो इसको। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं। अब आप कहोगे काश वो आज जिंदा होता, यही इमेजिनेशन कर रहे हो ना, काश वो आज जिंदा होता, आई विश ही वर अलाइव टुडे। क्या कहोगे? जैसे कोई व्यक्ति जिस दिन अवार्ड पाता है ना तो कहता है काश आज मेरी माँ जिंदा होती, आई विश माई मदर वर अलाइव टुडे, वॉज अलाइव टुडे नहीं होता है ना, तो माई मदर वर अलाइव टुडे। लेकिन अब हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार कश्मीरी पंडितों की इतनी गंदी रिप का मतलब होता है बेटा रेस्ट इन पीस, ठीक है ना, रेस्ट इन पीस। अब सुनो ध्यान से, आई विश मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1990s। कहते हैं कश्मीरी पंडितों की ऐसी दूरदर्शा हुई थी। क्यों हुई थी?
क्योंकि उस समय हमारा जो गृह मंत्रालय था, गृह मंत्री था, वो बिल्कुल बहुत भयानक कमजोर था, ठीक है, और सेंटर में भी जो गवर्नमेंट था वो भी बहुत भयानक कमजोर था। तो हम कहते हैं काश उस समय मोदी प्राइम मिनिस्टर होते। यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है, देखो जरा ये कौन सा इमेजिनेशन है, ये पास्ट का इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन है। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, क्या है, फॉर पास्ट इमेजिनरी पोजीशन हम यूज करते हैं हैड बीन। मतलब समझ में आया, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन वर, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन हैड बीन। मतलब इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? आगे सुनो, ध्यान से देखो। होपफुली आपको 5 तक समझ में आ गया होगा, है ना। इमेजिनरी वर्ड्स बेटा खाली वर्ड है, अभी आप कुछ नहीं है, आगे मत करो बेटा। आप अब आगे मत सुनो, क्योंकि मैं बताती हूं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताती हूं। आगे इसलिए नहीं करो क्योंकि आपको है ना चैप्टर वाइज, जैसे एक लड़के ने कहा मैम आपने नाउन में कम पढ़ाया, मैंने कहा मैंने क्या नहीं पढ़ाया, लिख के देना। उसने जो सेंटेंस दिया वो मैं आर्टिकल में कराती हूँ। आप पहले पूरा पढ़ो, आपको क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट आओ 6th में। 6, 7 और 8 को बहुत ध्यान से देखना। बस मैं स्टेशन निकलने ही जा रही हूं, अब बस जा ही रही हूं। आई एम टू लीव फॉर स्टेशन, इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, ये बस जा ही रही हूं, इसका मतलब है नियर फ्यूचर का प्लान्ड है। क्या है, नियर फ्यूचर। कब नियर फ्यूचर, भाई अभी तुरंत ही जा रही हूं, बस जाने ही वाली हूं, यानी कि बस निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन। यानी कि अगर हम नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन की बात करें तो जरा ध्यान से देखो हम कौन कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। पहला, आई एम टू लीव, इसका मतलब है बी अकॉर्डिंग टू टेंस, मैं बस जाने ही वाली हूं, आई एम टू लीव। टू और लीव का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है। शी इज गोइंग टू लीव, बस निकलने ही जा रही है। शी इज मतलब बी हो गया। गोइंग टू लीव मतलब अगेन वर्ब का बेस फॉर्म। और तीसरा, ही वॉज अबाउट टू लीव, ही वॉज अबाउट टू, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो बी का क्या था, एम, यानी इज एम आर हो सकता था, और वॉज यानी कि वॉज वर हो सकता था। अब कहोगे क्या विल भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये सभी तो फ्यूचर का प्लान एक्शन बता रहा है, तो विल भी कहां से घुसा दोगे, है ना, विल भी कहां से डाल दोगे इसमें। इसका मतलब हो गया कि आई एम टू लीव फॉर स्टेशन, शी इज टू लीव फॉर स्टेशन, she is going to leave for station, I am going to leave for station, we are about to leave for station, he was about to leave for station। यानी कि बी के जगह पे is am are कुछ भी हम डाल सकते हैं, और उसके बाद going to प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये आपका 6, 7 और 8 का आपका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हो गया, ये 6, 7, 8 का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए देखो पहला का मीनिंग क्या है, बस मैं स्टेशन के लिए निकलने वाली हूं, आई एम टू लीव फॉर स्टेशन। वो डिलीवर करने जा ही रही है, वो स्पीच देने जा ही रही है, बस शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच।
मैं बस बोर्ड करने ही वाला था, बस पे चढ़ने ही वाला था। बोर्ड मतलब चढ़ने ही वाला था जब मैं गिर गया। इसका मतलब बस चढ़ने ही वाला था, तो फ्यूचर ही तो है। 5 सेंटेंस का प्लूरल के साथ, बेटा 5 सेंटेंस का अगर प्लूरल के साथ करोगे तो कुछ नहीं, दे लगा दो, दे हैड बीन। प्लूरल के साथ तो यह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हैड तो सबके साथ आता है। प्लूरल के साथ तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। क्लियर? अबाउट वाला, जैसे मैं ऐसे कहूं, अब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं, मतलब अभी काफी टाइम बाकी है, तो मैं छुट्टी तो कर नहीं सकती, तो मैं क्या कहूंगी, बस मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं। मैं कहूंगी आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। गोइंग मतलब चल के थोड़ी जा रही हूं, आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? यस, वर्ड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो और हैड बीन भी सभी के साथ। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर्ड, पास्ट इमेजिनेशन के लिए जब बच्चे पूछ लेते हैं ना उसी समय, तो मैं हैड बीन बता देती हूं। अभिषेक मैं सबका सुन रही हूं बेटा, लेकिन जब अब बताओ कितना, कैसे बताऊं? अब देखो अमन, तुम डिफरेंस पूछ रहे हो किसका, अभी यहां पर अभी फिर डिस्टर्बेंस होगा। अब ये छोटी छोटी बातें अभी यहां पे मत करो ना, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो मैं 1 सेकेंड के लिए टाइम दे रही हूं आपको, पहले ये देखो। हो गया? चलो मैं इसलिए दिया आपको टाइम कि आप एक बार रीड कर लो। अब आप सुनो ध्यान से। हमने आपको वर्ब का जो बी का फॉर्म था, स्ट्रक्चर था, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब आ जाओ डू। डू का मतलब क्या है? देखो, डू डस, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डस वर्ब का SES फॉर्म है। किसके साथ आता है? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ आता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। सबके साथ पास्ट में डिड, थर्ड फॉर्म डन और V1 ING में डूइंग। ठीक है? क्लियर? आप सुनो ध्यान से। मैंने कहा ये क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता? आई डू नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं करता हूं। नॉट के पहले देखो हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेरे पास 2 डू दिख रहा है। 2 डू दिखने का मतलब ही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। जरा ध्यान से देखो, है ना?
इसका मतलब है फर्स्ट सेंटेंस बता दिया कि भाई डू क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है ना। पहला सेंटेंस ने ये बता दिया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी समस्याएं समझती हूं, मैं समझती हूं तुम्हारी समस्याएं। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। कैसे बोला मैंने? मैं तुम्हारी समस्या समझती हूं, ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं तुम्हारी समस्याएं समझती हूं, जोर दिया है। देखिए वो जोर दे रही हूं। तुमने गलती की, भाई गलती हुई है तुमसे। क्या किया मैंने? जोर दिया है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंड और मेक के पहले ये जो डू और डिड दिख रहा है ना, वो इस वर्ब पर जोर देने के लिए, क्या करने के लिए है? इस वर्ब पर जोर देने के लिए है। इस मेन वर्ब पर जोर देने के लिए डू और डिड का प्रयोग हो रहा है। डू और डिड का प्रयोग हम जो कर रहे हैं वो मेन वर्ब पर जोर देने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए देखो, डू, डिड हो या डज हो, ये हमेशा मेन वर्ब पर जोर देता है ना। और मेन वर्ब पर जब जोर दे रहा है, बोलोगे यहां भी जोर दे रहा है क्या? ना, यहां नॉट है इसीलिए नेगेटिव था। नॉट के पहले इस्तेमाल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना नॉट का इस्तेमाल हो तब प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो सीधा ऐसे बोल दूं ना, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, हो गया, है ना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड आई मेड अ मिस्टेक, हो गया। लेकिन जहां पे मैं कह रही हूं भाई मैं समझती हूं तुम्हारी समस्याएं, तो क्या करोगे? आप डू और डिड पर जोर देते हुए ये वर्ब बोलोगे ना, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। अब समझ में आया कि इस अंडरस्टैंड के बात पर कि मैं समझती हूं, इस पर जोर दे रही हूं। मेक के पहले डिड पर जोर दे दो तो मेक पर ध्यान देगा बंदा। आई डिड मेक अ मिस्टेक, समझ में आ गया कि भाई मैंने गलती की, मैं मान रही हूं। इसका मतलब बिना नॉट का अगर डू और डिड आ रहा है तो ये मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। क्या कहा मैंने? डू, डिड और डज अगर V1 के पहले आए और बिना नॉट का, तो इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। जो ये बोला है मैंने, ये मैं आपको लिखवा दूं, लिखवाना नहीं है, मतलब इसी में लिख देती हूं, आप समझ जाना। ये कि अगर डू, डज और डिड V1 के पहले आए और वो भी बिना नॉट का, इसका मतलब है कि मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकिएगा, आवाज कम करना एक बार।
चलिए, हो गया। अब देखो, ये हम लोग इसको तो समझ गए। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना। आई वर्क एज हार्ड एज शी डज, ये क्या है? आई वर्क है तो शी, आई वर्क है तो शी वर्क्स होना चाहिए ना, है ना? आई वर्क है तो शी वर्क्स होना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है? मिशु रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी आप लोग उसको कुछ मत करो। आई विल, सूरज, ये सब जो भी मैं लिखवा रही हूं ना, आपको नेक्स्ट जब ये पीडीएफ गायब होगा, नेक्स्ट पीडीएफ आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए कोई इश्यू नहीं है, खाली समझो बस। आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स होना चाहिए। मैं वर्क्स नहीं लगा के डज लगा रही हूं, ये क्यों आ रहा है? क्यों है मैं डज लगा रही हूं? क्यों? मुझे तो वर्क्स लगाना चाहिए था। इसीलिए क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे ये जो डू है ना, ये डू वर्क को रिप्लेस कर रहा है। जब भी वर्ब का रिपीटिशन हो तो वर्ब को रिप्लेस करने के लिए हम डू का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई लव यू, तो कहोगे आई लव यू टू। भाई ये तो बिल्कुल गलत मीनिंग है। क्या मीनिंग निकल रहा है? कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, यानी और भी बहुत लोग हैं जिससे करते हो, है ना? फिर कहोगे नहीं मैम ये गलत हो गया, तो चलो मैं ऐसे बोल दूं, आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। भाई लव रिपीट कर रहे हो, रिपीटिशन ऑफ वर्ब नॉट अलाउड, अभी बताया आपको। फिर क्या करूं? तो मैं आई टू लगा दूं। हमें तो पता नहीं चल रहा आई टू क्या, आई टू क्या, नहीं पता। इसीलिए सबसे अच्छा आंसर है सो डू आई। क्यों? क्योंकि वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए डू आ गया, और वर्ब का रिपीटिशन भी नहीं हुआ, वर्ब गायब भी नहीं हुआ। यहां भी वर्ब गायब था, यहां भी वर्ब गायब था। यहां तो बिल्कुल मीनिंग ही गलत निकल रहा है। मी टू का मतलब तो होता है मुझे भी। मैं कहना चाह रही हूं मैं भी, मुझे भी थोड़ी कहना चाह रही हूं। मैं कह रही हूं मैं भी प्यार करती हूं, वो कैसे कहूं? तो होगा सो डू आई, जो कोई नहीं बोलता, देख लो, है ना? कोई नहीं बोलता, लेकिन आंसर वही सही है। मतलब 4 और 5 का एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम वर्ब के रिपीटिशन से हमें बचना चाहिए। क्यों? नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन है, तो वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए हमारे पास जो वर्ब है वो डू है। एक बार तो कभी एम भी आता है, अगर बी का हो तो हम एम भी लगा देते हैं, इस भी लगा देते हैं, लेकिन जनरली वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए सामान्यता हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कहा क्या? आई वर्क एज हार्ड एज शी डज एंड सो डू आई। देखो क्लियर हो गया? फाइन, ओके। बोल रहा है बहुत मार खाऊंगा। बेटा ये बिल्कुल एक्सेप्शनल वर्ड है जो कोई नहीं बोलता, सही यही है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के साथ तो यही पंगा है ना बेटा, सही वही है जो किसी को नहीं लगता कि सही है। मी टू का मतलब होता है मुझे भी, मुझे भी, है ना? जैसे अगर आपको कुछ किसी ने दिया, एक को किसी ने टॉफी दिया, तो आप कहोगे मुझे भी चाहिए, तो क्या कहोगे? मी टू, है ना? ठीक है। 4 और 5 का मैं एक्सप्लेनेशन लिख दे रही हूं, उसको समझो ध्यान से।
ठीक है, उतार लिया? मतलब उतारना नहीं है, आप समझ लिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, अब आओ, क्या लिखा है मैंने कि हम नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार हम वर्ब के रेपिटेशन से बचने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। हो गया? चलिए, अब जरा इसको देखो, क्या पूछ रहे हो आप लोग? एक सेकंड देखना जरा, मैं क्वेश्चन देख लूं आप लोग का। कोर्स बेटा उसमें थोड़ा कम है, बस और कुछ नहीं। 1999 में क्या है, सेम है, थोड़ा कम है। आपका स्पोकन डिफरेंट है, कंपल्सरी इंग्लिश डिफरेंट है, वो सब डिफरेंट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है? ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल्स भी आते हैं, प्राइमरी में नहीं आते हैं। सुनो ना, इसको बोलो ना ऐसे स्क्रॉल वाला बना देगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो बहुत ऊपर हो जाता है। अंकुर मैं सबकी प्रॉब्लम दूर कर रही हूँ। अब आप एक बार पूछ लोगे और कहोगे कि नहीं मेरा प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है आपका, बताओ? सो बेटा सेंटेंस की शुरुआत क्या है? और मैं भी के लिए यहां सो आया है। सो डू आई मीन्स का मतलब मैं भी। गिरिडीह में बारिश हो रहा है जगन। ठीक है, अब आओ, सेंटेंस पढ़ लिया आपने सब? देखो ध्यान से सुनो। द सेकेंड पिजन फ्लू एज सून एज, सेकेंड पिजन वैसे ही उड़ा जैसे ही द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। आप कहोगे द फर्स्ट पिजन, जैसे ही पहला पिजन फ्लू किया। अब पिजन नाउन का रिपीटेशन से भी बचना है आपको, ठीक है ना? और यहां पे आप डैश लगा सकते हो। एक सेकेंड, यहां पे आप डैश लगा सकते हो। अरे यार क्या है, देखो यहां पे हम डैश लगा दें, यानी यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा, अगर फर्स्ट पिजन की बात करोगे तो गलत है। क्यों? इसलिए गलत है, यहां पे हैज की जगह पे अगर हैड लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता, अदरवाइज कोई बात नहीं, उसमें तो कोई गलती ही नहीं है। हमने कहा पिजन का रिपीटिशन से बचना है, वन बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लोन वर्ब के रिपीटिशन से भी तो बचना है। तो फ्लोन वर्ड को रिपीट करोगे तो रिपीटिशन ऑफ वर्ब हो जाएगा। मोबाइल दीजिए। रिपीटिशन ऑफ वर्ब हो जाएगा, तो रिपीटिशन ऑफ वर्ब से भी तो बचना है, इसलिए क्या लगाएं? 6 का थर्ड लगाएंगे। 6 का हम थर्ड लगाएंगे और देख लो, आंसर क्या हो गया? द फर्स्ट वन हैड डन। आंसर क्लियर? अब बोलोगे ये आंसर, ये क्वेश्चन कैसे आया है? देखो बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसीलिए है, इसका कारण है कि इसमें आपको 2 पार्ट पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। पिजन का मतलब क्या होता है यार? कबूतर होता है, ठीक है? यहां पे 2 पोर्शन से क्वेश्चन है, एक तो नाउन का रिपीटिशन से क्वेश्चन है और एक वर्ब के रिपीटिशन से क्वेश्चन है। देखो क्लियर? पिजन का मतलब कबूतर है। अब आओ नेक्स्ट, 7th 8th 9th 10th 11th 12th
सब में हमें डू दिख रहा है। क्या मीनिंग है डू का? भाई डू का तो एक मीनिंग हमें पता है, करना, लेकिन आई डू द डिशेस का मतलब क्या होगा? डू द डिशेस का मतलब यही होगा भाई मैंने बर्तन कर लिए। अब बर्तन क्या कर लेते हो? तो धो लिए। इसका मतलब है जनरली डू का प्रयोग अगर किसी एक्शन के साथ होता है तो इसका मतलब है कि वो काम करना जो जनरली उसके साथ किया जाता है। यानी यहां पर बर्तन धोने की बात है। अगर मैं कहूं आई डिड द लॉन्ड्री, इसका मतलब है कपड़े धोने की बात है। गंदे कपड़े क्या करोगे? धोओगे, ठीक है ना? तो इसीलिए डू का मतलब हो गया टू परफॉर्म एन एक्शन और एक्टिविटी और जॉब, यानी जो जॉब का वहां पे जिक्र है या जरूरी है। आई डिड माई हेयर, जैसे मैंने कहा आई डिड माई हेयर, आप समझ लिए कि अब ये हेयर क्या करती है? क्लिप लगाती है सिर्फ। इसका मतलब इसने कंघी करके क्लिप लगा लिया। अगर मैं कहूंगी किसी लड़के के लिए डू योर हेयर, इसका मतलब क्या कह रही हूं? कंघी कर लो। अब लड़का है वो क्या करेगा? कंघी तो करेगा, और क्या कर सकता है? ठीक है, इसका मतलब डू का मतलब वही है जो सामान्यता हम उस एक्शन के साथ करते हैं, वो डू है। देखो तो, क्लियर? मतलब बार बार हम वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए डू लगाते हैं, जो यहां था, और यहां पर भी हम उस एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए कि आई डू द कुकिंग, अगर आप ये कहना चाहते हो वो भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे डू और डिड का मतलब क्या है? टू वॉश। जो डू का एक मीनिंग भी है, आप डिक्शनरी में देखोगे तो डू का मतलब धोना भी है, ठीक है ना? अब यहां पे डिड का मतलब क्या है? बनाना, अपने बाल बना लिया मैंने, ठीक है? कोम करना भी है। सेट और अरेंज, जैसे हैड योर हेयर डन, देखो दिखा हुआ है मीनिंग में, इसका मतलब टू सेट और अरेंज। मैंने इसलिए डिक्शनरी खोल के दिखाया, देखो ना क्या है, देखो वॉश, डिड द डिशेस, फिर डू का मीनिंग सेट, अरेंज, हर हेयर डन, देखो, ठीक है? इसका मतलब है कि डू का कई मीनिंग निकलता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? दीपू सबका कमेंट दिख रहा है बेटा, मैं बस पढ़ाने में बिजी हूं, जिसका कमेंट एक आध दिख जाता है बस उसका बोल देती हूं। मेक और कुक में डिफरेंस बेटा, मेक नहीं होता, कुक लगाते हैं, और कुक की जगह पे रिप्लेस करके डू लगा देते हो। आई मेड अ केक, वो चलेगा कि मैंने केक बनाया, आई मेड अ केक, ठीक है ना? अब चलो नेक्स्ट आओ, 10th और 11th में ध्यान से सुनना। द केक इज डन, डन का मतलब हुआ कुक्ड, हो चुका। अगर मैंने उसको ऐसे छू के देखा, अच्छा बन चुका है, पक चुका है, तो इसका मतलब केक बन चुका है। द केक इज डन, द केक इज कुक्ड, मतलब पक चुका है। आई एम डन विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं। आई एम फेड अप, यानी कि डन विथ का मतलब है टायर्ड ऑफ, फेड अप यानी एकदम परेशान हो चुकी हूं मैं आपसे, ठीक है ना? डन विथ का मतलब क्या है? कि मैं तुमसे एकदम परेशान हो चुकी हूं। आई कैन नॉट टॉलरेट यू एनी मोर। और 10 में देन का मतलब क्या है? इसका मतलब है पक जाना, अच्छे से पक गया है। शी इज अप एंड डूइंग नाउ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है, अप एंड डूइंग का मतलब है एक्टिव। वो पहले बीमार थी, अब तो बीमार नहीं है। शी इज अप एंड डूइंग। ईमेल आईडी है online@kdcampus.org, ठीक है? ये क्लियर हो गया?
आई एम डन विथ यू, मैं तुमसे थक गई हूं। एंड शी इज अप एंड डूइंग, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एक्टिव है, पहले थोड़ी बीमार थी, ऐसे कहना चाहते हो। टू क्यों लगाया? टू कहां लगाया यार? डू का मीनिंग कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। दीपू बिल्कुल सही कह दिया, यही तो है। ठीक है, 10th में द केक इज डन, बेटा बिल्कुल सही है। यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे डन का मतलब एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूं आई एम डन नाउ, यानी हो चुका मेरा। अगर खाना खाने बैठते हो, खाना फिर और कोई परोस दे तो क्या कहोगे? आई एम डन नाउ, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। ठीक है ना। सिक्स्थ का मैंने कहा कि जैसे ही दूसरा पिजन तभी उड़ा जैसे ही पहला पिजन उड़ा। तो जैसे ही पहला पिजन उड़ा तो कौन है? पिजन का रिपीटिशन से भी बचना है और वर्ब के रिपीटिशन से भी बचना है। नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए वन लगाया और वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए डू का फॉर्म लगाया। देखो पहले यहां तक समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 11 वाला बता दीजिए। 11 वाला मैंने कहा मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, तो क्या कहूंगी? आई एम डन विथ यू। डन विथ बेटा कुक्ड और बेक्ड। अब मैं आपको यहां बेक्ड लगा दूं, फिर कहोगे, आप सोचोगे खाली बेक्ड की बात हो रही है, तो इसको दोनों लगा दो। यहां पे केक तो बेक्ड होता है, फूड कुक्ड होता है ना। डन का मतलब होता है कंप्लीटेड, कोई भी चीज कंप्लीट हो चुका है ना, तो कंप्लीटेड वर्क के लिए हम बेक, तो तभी हम डन लगाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, हम लोग लिख रहे हैं आंसर्स और सबसे पहले मैंने खत्म किया, मैंने पेन रखा, मैं कहूंगी आई एम डन, इसका मतलब मेरा हो गया। आया समझ में? मेरा हो गया। 7 आई डू द डिशेस का मतलब वॉश। आई डिड का हेयर का मतलब सेट या अरेंज करना। द केक इज डन मतलब हो चुका, पक गया, खत्म हो चुका, बन चुका, है ना, बन चुका। एंड आई एम डन विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं। एंड अप एंड डूइंग का मतलब एकदम एक्टिव है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एक्टिव है, अब उसको बीमार वो नहीं है। ठीक है। डू लगाना लगा दो। मैं टेंस तो पढ़ा नहीं रही हूं कि मैं आपको डू भी पढ़ाऊं, डिड भी पढ़ाऊं, डन भी पढ़ाऊं। मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं सिखा रही हूं, मैं आपको वर्ब का यूज बता रही हूं, डू का, कि कहां कहां डू यूज होता है। आपका टेंस के क्वेश्चन यहां मत घुसाओ, टेंस में अभी नहीं पढ़ाऊंगी। चलो रीड करो पहले जल्दी फटाफट। देख लिया? चलो देखो ध्यान से जरा। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। हैव का यूज क्या है जरा देखो, वो सारे यूजेस एक एक करके बताऊंगी मैं। पहले इसके फॉर्म्स देख लो। फर्स्ट फॉर्म है इसका हैव, SES फॉर्म जो है वो है हैज। हैव किसके साथ आता है? आई, वी, दे, यू और सारे बहुवचन के साथ हैव आता है। हैज किसके साथ आता है? ही लड़का, शी लड़की के साथ, इट नॉन लिविंग के साथ, एनिमल के साथ, बेबी के साथ। किसी का नाम हो या एक वचन हो सिंगुलर, उसके साथ हैज आता है।
अब ये काम क्या करता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब हर एग्जाम्पल में एक नया मीनिंग देखोगे हैव का, हर एग्जाम्पल में एक नया मीनिंग देखोगे जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, क्लियर। दीपू आपका जवाब मैं दे चुकी हूं, फिर भी रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन आप। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब पजेस और ओन करना, यानी उस पर मलकियत होना। आई हैव लंच एट 1 PM, इसका मतलब खाना। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, अब कहोगे आई ड्रीम्ड अ ड्रीम, बहुत अच्छा तो नहीं लगता, तो क्या करें, मैं ये कह देती हूं कि चलो मैंने सपना देखा, तो वहां पर सपना देखने के लिए जो वर्ब लगाना है वहां पे हैड लगा दिया। अब ये टेंस चेंज कर सकते हो, वो अलग चीज है, वो बात की बात है। मुझे एक बड़ा अजीब सा अनुभव कल रात हुआ, यानी मैं अगर ये कहूं आई एक्सपीरियंस्ड एन